चलिए हेडिंग डालेंगे हीट इंजन। हीट इंजन, it is a device, it is a device which converts heat into work, heat into work. It is a device which converts heat into work continuously through a cyclic process, through a cyclic process, है ना। हीट इंजन जो है कंटिन्यूअसली हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है बेटा, वर्क में कन्वर्ट करता है कंटिन्यूअसली, है ना। हीट को किस में कन्वर्ट करता है, वर्क में कन्वर्ट करता है। अब हीट इंजन किससे किससे मिलके बना होता है ये हम देखेंगे, है ना, है ना। इसमें एक होता है वर्किंग सब्सटेंस, इसको बोलेंगे वर्किंग सब्सटेंस। ये इंजन का मेन पार्ट है। वर्किंग सब्सटेंस जो होता है यही वर्क करता है, ठीक है। एक होता है सोर्स, इसका जो टेम्परेचर होता है वो हायर होगा। एक होता है सोर्स, है ना, इसी को हम बोलेंगे हीट रिजर्वॉयर, ठीक है। ये हो गया वर्किंग सब्सटेंस, थोड़ा सा दूर बना लेते हैं इसको। ये हो गया वर्किंग सब्सटेंस, ठीक। और एक होता है सिंक, इसका टेम्परेचर लोअर होता है T2, है ना। यहाँ पर T1 ज्यादा है, T1 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू T2। दिस इज सोर्स और दिस इज हीट रिजर्वॉयर, ठीक। इसका बेटा ध्यान रखेंगे, सोर्स का और सिंक का दोनों का जो हीट कैपेसिटी होता है वो इनफाइनाइट होता है ना। मतलब इसमें से कितना भी हीट निकाल लो इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, है ना। हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट तभी तो बोलेंगे कि इसके टेम्परेचर को चेंज करने के लिए, है ना, जो जो हीट की रिक्वायरमेंट है वो कितनी होगी, इनफाइनाइट। मतलब इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो सकता, तो इसका जो स्पेसिफिक हीट है वो क्या होगा, इनफाइनाइट, है ना। इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी, ठीक। अब होगा क्या, देखो वर्किंग सब्सटेंस जो होगा ये सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट इसमें से निकालेगा, किसमें से, सोर्स में से। कितनी हीट निकली, मान लो Q1, ठीक है। अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बोलता है कि जितनी हीट आएगी वो पूरी तरह से वर्क में यूटिलाइज नहीं होगी, पूरी की पूरी हीट वर्क में यूटिलाइज नहीं हो सकती, ठीक है। ये एकदम लॉ है। इसमें से कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट का क्या होगा, वेस्टेज होगा। तो मान लो Q2 हीट का वेस्टेज हो रहा है, ये कहाँ जाता है, एक इसको बोलते हैं सिंक, इसका टेम्परेचर लो होता है, ये वेस्टेज हीट को रिसीव करेगा। तो रिमेनिंग हीट जो बची उसकी मदद से वर्किंग सब्सटेंस क्या करेगा, वर्क करेगा। उसकी मदद से वर्किंग सब्सटेंस क्या करेगा, वर्क करेगा। ये लिख लीजिए आप लोग। तो Q1 क्या है बेटा, हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम सोर्स, हीट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सोर्स, हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम सोर्स। Q2 क्या है, हीट रिजेक्टेड टू सिंक, हीट रिजेक्टेड टू सिंक, हीट रिजेक्टेड टू सिंक, बना लीजिए इसको, हीट रिजेक्टेड टू सिंक। इसी को हम, इसको हीट रिजर्वायर बोलेंगे, इसी को कोल्ड रिजर्वायर बोलेंगे। ये भी हीट को ही लेगा बट इसका टेम्परेचर इसके कंपैरिजन में कम है ना। T1 ज्यादा है और T2 कम है। यहां तक हो गया। यहाँ पर जो सिस्टम है बेटा, सिस्टम कौन है, वर्किंग सब्सटेंस। सिस्टम को हीट, सिस्टम ने कितनी नेट हीट रिसीव किया, कितनी नेट हीट रिसीव किया, Q1 माइनस Q2। क्यों,
क्योंकि Q1 रिसीव किया लेकिन Q2 रिजेक्ट भी किया, तो नेट हीट कितनी आई सिस्टम में, Q1 माइनस Q2। इसकी मदद से सिस्टम ने वर्क किया, लेकिन प्रोसेस क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस मतलब सिस्टम जो है घूम फिर के वापस से अपने ओरिजिनल थर्मोडायनेमिक स्टेट में आ जा रहा है। तो अगर मैं इस सिस्टम के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखूं तो क्या हो जाएगा, डेल क्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू। यहाँ पर डेल यू क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में डेल यू क्या हो जाता है, जीरो। भाई टेम्परेचर पहले जितना था बाद में भी उतना ही हो गया, तो टेम्परेचर चेंज जीरो है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो। तो यहाँ से चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो गई, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या लिखूंगा, डेल क्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू, है ना, या ऐसा लिखो डब्ल्यू इक्वल्स टू डेल क्यू। अब सिस्टम वर्क कर रहा है, मतलब वर्क डन पॉजिटिव, तो ऐसा लिखूंगा W इक्वल्स टू, ये क्या है, नेट हीट गेन बाय सिस्टम Q1 माइनस Q2। तो ये क्या नहीं मिल गया बेटा, दिस इज वर्क डन बाय वर्किंग सब्सटेंस पर साइकिल। हर एक साइकिल में वर्किंग सब्सटेंस कितना वर्क करेगा, Q1 माइनस Q2। लिख लीजिए इसको। तो यहां से W क्या है बेटा, वर्क डन बाय वर्किंग सब्सटेंस पर साइकिल। मयूरेश इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो क्यों होगा, क्योंकि कौन सा प्रोसेस है ये, साइक्लिक प्रोसेस, और साइक्लिक प्रोसेस में जो सिस्टम होता है वो अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाता है। अब जब स्टेट चेंज होता है तभी तो इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, यहाँ पर स्टेट चेंज नहीं हो रहा है इसलिए इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी। समझ में आ रहा है, इंटरनल एनर्जी क्या होगा, जीरो। तो यहाँ पर देखो, वर्किंग सब्सटेंस साइक्लिक प्रोसेस अंडरगो कर रहा है, वर्किंग सब्सटेंस कुछ वर्क कर रहा है, आ रहा है ना समझ में। वो जो वर्क हमको दिखता है, वही इंजन चलता है, गाड़ियां चलती, वो वर्क हमको दिखता है। इसमें से कुछ हीट जो है, कुछ एनर्जी जो है, लेकिन क्या होती है, वेस्ट होती है। पूरी की पूरी एनर्जी जो है वो सिस्टम यूटिलाइज नहीं करेगा। Q1 अगर हीट लेगा तो उसमें से कुछ हीट क्या करेगा, हमेशा रिजेक्ट करेगा। Q1 हीट अगर वो लेगा तो ऐसा नहीं होगा कि पूरी हीट से क्या कन्वर्ट हो जाएगा, पूरी हीट कभी भी वर्क में कन्वर्ट, या पूरी एनर्जी कभी भी वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। कुछ ना कुछ एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा इन द सिंक। तो यहां तक आप लोग लिख लीजिए। है ना, अगर आप लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दूसरे तरीके से लिखना चाहते हैं तो वैसा भी लिख सकते हैं। यहाँ पर वर्किंग सब्सटेंस वर्क करेगा तो वर्क डन बाय सिस्टम इज पॉजिटिव, तो W इक्वल्स टू Q1 हीट आ रही है सिस्टम में, तो जो हीट आती है वो पॉजिटिव, और Q2 हीट जा रही है सिस्टम से, जितनी हीट जा रही है वो नेगेटिव। तो ये ऐसा भी लिख सकते हो, W इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर हीट इंजन। W क्या है, वर्क डन बाय सिस्टम। W क्या हो जाएगा बेटा, वर्क डन पर साइकिल। हर एक साइकिल में कितना वर्क किया, तो W। चलो नेक्स्ट, यहां तक लिख लिया आपने, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे, सोर्स और सिंक की जो हीट कैपेसिटी होती है बेटा, या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये इनफाइनाइट होगी, है ना, इंपॉर्टेंट है, लिख लेंगे। लिखेंगे द heat capacity of source and sink are infinite। इनफाइनाइट मतलब वेरी वेरी लार्ज, है ना। आप कितना भी टेम्परेचर, कितना भी हीट उससे निकाल लो, सोर्स से कितना भी हीट ले लो, उसका टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा। सिंक में कितना भी हीट डाल दो, उसके टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा। अब वर्किंग सब्सटेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, तो ये भी लिख लेंगे हम। वर्किंग सब्सटेंस क्या क्या हो सकते हैं, it is any material, which performs mechanical work
which performs mechanical work when heat is supplied to it. तो वर्किंग सब्सटेंस ही मैकेनिकल वर्क परफॉर्म करेगा जब हीट सप्लाई होगी। एग्जांपल लिखेंगे बेटा, इन स्टीम इंजन working substance is steam. Working substance is steam. In steam engine, working substance is steam. Second लिखेंगे, a mixture of fuel vapor and air is used as a working substance in diesel engine. डीजल को डालोगे है ना टंकी में, तो उसमें से कुछ डीजल जो है वो वेपोराइज होगा और एयर भी रहेगी कुछ, इसमें दोनों का मिक्सचर जो होगा वो किसकी तरह काम करेगा, वर्किंग सब्सटेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, हियर वर्किंग सब्सटेंस undergo cyclic process. Here working substance undergo cyclic process. Therefore, del U equals to 0. यहाँ पर वर्किंग सब्सटेंस जो बेटा ये अंडरगो करता है साइक्लिक प्रोसेस से पास होता है, इसलिए कुल मिला के उसका चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। डेल यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। Therefore, W equals to Q1 minus Q2. That is, therefore W equals to Q1 minus Q2. That is, work done. कौन करेगा वर्क डन, वर्किंग सब्सटेंस इक्वल्स टू नेट हीट एब्जॉर्ब्ड बाय वर्किंग सब्सटेंस। लिखेंगे वर्क डन है ना, वर्क डन इक्वल्स टू नेट हीट एब्जॉर्ब्ड बाय वर्किंग सब्सटेंस। अच्छा, वर्क डन पर साइकिल ऐसा लिखेंगे, और यहाँ भी पर साइकिल, नेट हीट एब्जॉर्ब्ड बाय वर्किंग सब्सटेंस पर साइकिल। हर एक साइकिल में वर्क डन कितना होगा, जितना वर्किंग सब्सटेंस नेट हीट एब्जॉर्ब करेगा। नेक्स्ट लिखेंगे एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन है ना, नेक्स्ट लिखेंगे एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, इसको हम ईटा से डिनोट करते हैं। ईटा हो जाता है वर्क डन बाय हीट इंजन पर साइकिल अपॉन हीट एब्जॉर्ब्ड बाय हीट इंजन पर साइकिल, W by Q1 है ना, W by Q1। दैट इज वर्क डन बाय हीट इंजन पर साइकिल अपॉन हीट एब्जॉर्ब्ड बाय हीट इंजन पर साइकिल। W क्या है बेटा, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो Q1 by Q1 1 हो गया, माइनस Q2 by Q1। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या आ गया, 1 माइनस Q2 by Q1, ये आ गया एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। Q2 क्या है, हीट रिजेक्टेड टू सिंक। Q1 क्या है, हीट ऑब्टेन फ्रॉम सोर्स। 1 माइनस Q2 by Q1, ये आ गया। दिस इज एफिशिएंसी। अच्छा, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग Q2 कभी भी 0 नहीं हो सकता, मतलब कुछ ना कुछ हीट तो वेस्ट होना ही है। तो Q2 अगर 0 नहीं होगा
तो किसी भी इंजन की एफिशिएंसी कभी भी 1 या 100% नहीं हो सकती, है ना। तो लिखेंगे as some heat as some heat is always rejected to sink, therefore Q2 can never be zero. Q2 कभी भी जीरो नहीं हो सकता, Q2 कभी भी जीरो नहीं हो सकता। therefore eta is always less than 1 और 100%। कभी भी एफिशिएंसी 1 या फिर 100% नहीं हो सकती, है ना। हर इंजन की, किसी भी इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। हीट, यहाँ पर जो हीट, जो वर्किंग सब्सटेंस को चाहिए, ये हीट इंजन की मेन बॉडी से बाहर जनरेट किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे इंजन को हम बोलते हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन। लिखेंगे इन सच अ heat engine in such a heat engine, comma, the heat needed for the engine, the heat needed for the engine is produced by burning the fuel by burning burning the fuel inside the main body of, sorry, outside. In such a heat engine, the heat needed for the engine is produced by burning the fuel outside the main body of engine। इंजन की मेन बॉडी के बाहर जो है फ्यूल को बर्न किया जाता है और वहां से हीट जनरेट की जाती है। एग्जाम्पल स्टीम इंजन, है ना बेटा। जैसे पहले जो ट्रेन रहती थी, आप लोग देखे होंगे अगर पहले की मूवीज देखे हो, है ना, स्टीम इंजन वाली ट्रेन में ऐसा कोयले को डाल के अंदर, है ना, कोयला बाहर में ही, बॉडी में ही बाहर आप देखते होंगे कि कोयले को अंदर डाला जाता है और फिर उससे कोयले को क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है। तो वो जो बर्न कर रहे हैं फ्यूल को, वो इंजन की मेन बॉडी के बाहर बर्न कर रहे हैं। तो ऐसे इंजन को हम बोलेंगे एक्सटर्नल कंबशन इंजन। जबकि जो हम गाड़ियां चलाते हैं, बाइक्स हो गई, कार हो गई, उसमें पेट्रोल टंकी में ही क्या डालते हैं हम, फ्यूल डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं, और वही मेन बॉडी होती है इंजन की। तो वो किसका एग्जाम्पल हो गई, इंटरनल कंबशन इंजन का, इंटरनल कंबशन इंजन। इसमें मेन बॉडी के अंदर ही जो है फ्यूल को बर्न किया जाता है और उससे हीट ऑब्टेन करते हैं। इन सच अ हीट इंजन, इन सच अ हीट इंजन, in such a heat engine, comma, the heat needed the heat needed the heat needed for the engine is produced is produced by is produced by burning the fuel inside the main body of engine, inside the main body of engine। लिख लेंगे in such a heat engine, the heat needed for the engine is produced by burning the fuel inside the main body of engine। एग्जाम्पल लिखेंगे पेट्रोल एंड डीजल इंजन्स, पेट्रोल एंड डीजल इंजन्स, पेट्रोल एंड डीजल इंजन्स, पेट्रोल एंड डीजल इंजन्स। चलिए यहां तक हो गया।
अब नेक्स्ट लिखेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नेक्स्ट लिखेंगे बेटा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नेक्स्ट लिखेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नेक्स्ट अब हम लिखेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसमें पहला लिखेंगे फर्स्ट, अलग अलग साइंटिस्ट के स्टेटमेंट्स हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में। पहले लिखेंगे केल्विन प्लैंक, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। पहला लिखेंगे केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। ये क्या है? इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल फॉर एन इंजन, for an engine operating in a cyclic process, operating in a cyclic process, operating in a cyclic process to extract heat from a reservoir, to extract heat from a reservoir, to extract heat from a reservoir and and convert it completely into work, completely into work, है ना? वही है जो मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी हीट इंजन जो है पूरी हीट को वर्क में कंप्लीट नहीं कर सकता। इट इज इम्पॉसिबल फॉर एन इंजन ऑपरेटिंग इन अ साइक्लिक प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम अ रिजर्वायर एंड कन्वर्ट इट कंप्लीटली इनटू वर्क। जितनी भी हीट है सारी की सारी हीट को आप वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ हीट रिजेक्ट होगी, जिसके कारण किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी जो है वो 100% नहीं हो सकती। और ऐसा लिखेंगे होल हीट, सिंपल भाषा में इसको मैं लिखूं होल हीट कैन नेवर बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, कैन नेवर बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। पूरी की पूरी जो हीट है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। इसका उल्टा पॉसिबल है बेटा, पूरी हीट पूरे वर्क या पूरी एनर्जी का लॉस कर सकते हो आप हीट के फॉर्म में। इट्स रिवर्स इज पॉसिबल, है ना? इट्स रिवर्स इज पॉसिबल। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे, ये हो गया केल्विन स्टेटमेंट। सेकंड लिखेंगे क्लॉसियस स्टेटमेंट। सेकंड लिखेंगे क्लॉसियस स्टेटमेंट। ये हो गया पहला केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। सेकंड रहेगा इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन, इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ acting machine, it is impossible for a self acting machine, it is impossible for a self acting machine unaided by any external agency, unaided by any external agency, unaided by any external agency to transfer heat from a cold to a hot reservoir, to transfer heat, to transfer heat from, to transfer heat from a cold to a hot reservoir. इसी को हम शॉर्ट में लिखेंगे, पहले इसको पूरा लिख लीजिए। इसी को मैं अगर शॉर्ट में बोलूं तो हीट अपने आप
कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी में नहीं जा सकती। और करके लिखेंगे, और हीट by itself never flow from a colder body to a hotter body, है ना। इसकी सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या बोलता है कि किसी भी मशीन के लिए जो कोई सेल्फ एक्टिंग मतलब जो बाहरी मदद नहीं ले रहा है, किसी भी मशीन के लिए ये इम्पॉसिबल है कि वो हीट को कोल्ड से हॉट रिजर्वायर में ट्रांसफर कर दे। इसके लिए इसको जो है किसी एक्सटर्नल एजेंसी की, किसी एक्सटर्नल सोर्स की मदद लेनी पड़ेगी, जो क्या करे, जो इतनी एनर्जी दे इस मशीन को, बाहर से इतनी एनर्जी दे कि उस एनर्जी की मदद से जबरदस्ती हीट को निकाले, कहां से, कोल्ड बॉडी से, और कहां रिजेक्ट कर दे, हॉट बॉडी में। तो हीट अपने आप कभी भी कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी में नहीं जा सकती, हमको कुछ ना कुछ बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ एनर्जी का एक्सपेंस होगा, फिर उस एनर्जी के एक्सपेंस से की मदद से हीट कहां से कहां जा सकती, कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी में। जैसे रेफ्रिजरेटर में होता है बेटा, है ना, रेफ्रिजरेटर में कोल्डर बॉडी कौन सी होती है, फूड स्टफ्स, फूड स्टफ्स ऑलरेडी ठंडा है, और हॉटर बॉडी कौन हो गई, सराउंडिंग एनवायरनमेंट। तो फूड स्टफ को जबरदस्ती, फूड स्टफ से जबरदस्ती हीट को निकाला जाता है, और कहा, क्योंकि वो ऑलरेडी ठंडा है, उसको और ठंडा किया जाता है, जबरदस्ती हीट को निकाला जाता है फूड स्टफ से, आ रहा है समझ में, मतलब कोल्डर बॉडी से, और कहाँ रिजेक्ट किया जाता है, एनवायरनमेंट में जो हॉट है एज कंपेयर टू फूड स्टफ्स इनसाइड द रेफ्रिजरेटर। तो ये जो है इसके लिए एक अलग से एक मशीन लगाई जाती है रेफ्रिजरेटर में, जिसको हम कंप्रेसर बोलते हैं, वो इस काम को करने में मदद करता है, ठीक है। तो इसको आप लोग लिखेंगे क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो दो स्टेटमेंट हमने पढ़ा, पहला कि पूरी हीट, पहला जो है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट जो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का पहला, कि पूरी हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ हीट का लॉस होगा। दूसरा क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या बोलता है कि हीट अपने आप कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी में नहीं जा सकती। हाँ, इसका उल्टा पॉसिबल है, हीट अपने आप हॉटर बॉडी से कहा जा सकती है, कोल्डर बॉडी में। चलिए यहां तक लिख लिया आप लोगों ने। यस सर। पहला लिखेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस, एनी प्रोसेस व्हिच कैन बी टर्न्ड बैक such that both system and surrounding return to their original state with no other changes in the universe is called a रिवर्सिबल प्रोसेस, है ना। अगर ए से बना बी, है ना, मान लो कुछ हीट एब्जॉर्ब किया, बी से बना सी, है ना, कुछ प्रेशर में कुछ चेंज आया, तो अगर ये प्रोसेस एग्जैक्टली रिवर्स हो जाए, सी से बन जाए बी, है ना, यहाँ मान लो बी से ए में प्रेशर बढ़ा, तो सी से जब बी बने तो प्रेशर कम हो जाए, यहाँ बी से वापस ए हो, तो जो हीट एब्जॉर्ब किया था यहाँ हीट रिलीज कर दे, डेल क्यू उतना ही निगेटिव हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस। कोई भी चेंजेस नहीं, पहले जैसे फिर से हो गया, तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस, है ना। लेकिन एग्जैक्ट रिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल नहीं बेटा। अगर मैं बोलूं कि जैसे पानी जो है झरने से नीचे गिर रहा है, तो उल्टा पॉसिबल हो पाएगा कि नीचे से पानी ऊपर चले जाए, या मोमबत्ती अगर जल रही है ना, तो फिर से उल्टा हो सकता है क्या, कि मोमबत्ती बनते जाए बनते जाए बनते जाए, वापस से वैसे ही नहीं बन सकती। तो जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस होते हैं नेचर में, जो अपने आप हो रहे हैं, ज्यादातर जो प्रोसेसेस होते हैं वो रिवर्सिबल नहीं होंगे, वो क्या होंगे, इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल प्रोसेस आइडियली एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा कि सिस्टम जो है वो एग्जैक्ट अपने ओरिजिनल स्टेट में लौट जाए, ठीक है, ए से बी जाए, बी से सी जाए, और वापस से सी से बी चले जाए, बी से वापस से ए में चले जाए। तो अपने को बस ये ध्यान रखना है कि रिवर्सिबल प्रोसेस जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो लिखेंगे आप लोग नेसेसरी कंडीशंस, नेसेसरी कंडीशंस फॉर अ प्रोसेस टू बी रिवर्सिबल,
necessary conditions for a process to be reversible. First, the process should be quasi-static. The process should be quasi-static. बहुत स्लो होना चाहिए प्रोसेस ताकि अगर कुछ चेंजेस हैं उनको उल्टा करने के लिए टाइम मिले. सेकेंड, the dissipative forces such as such as viscosity, friction, etc. should be absent. लिख लेंगे नेसेसरी कंडीशन फॉर अ प्रोसेस टू बी रिवर्सिबल. प्रोसेस क्या होना चाहिए? बहुत स्लो. और दूसरा, डिसिपेटिव फोर्सेस एब्सेंट होना चाहिए जिससे सारी एनर्जी जो है कंजर्व हो, किसी भी एनर्जी का लॉस एनवायरनमेंट में ना हो जाए, क्योंकि एनवायरनमेंट फिर रिटर्न नहीं कर पाएगा सिस्टम को. तो डिसिपेटिव फोर्सेस एब्सेंट होना चाहिए और प्रोसेस बहुत स्लो होना चाहिए. तो आप लोग समझ गए कि बेटा एकदम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस भी पॉसिबल नहीं होता. और डिसिपेटिव फोर्सेस तो हर जगह है. एयर फ्रिक्शन मिलेगा, वाटर फ्रिक्शन मिलेगा, हर जगह फ्रिक्शन मिलेगा. चलिए नेक्स्ट देखेंगे. एग्जाम्पल लिखेंगे. एग्जाम्पल इसका रिवर्सिबल प्रोसेस का. एन इन एन इनफिन एन infinitesimally slow compression and expansion of an ideal gas at constant temperature. constant temperature मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में गैस को अगर बहुत स्लोली अगर हम कंप्रेस करें और एक्सपांड करें तो वो ऑलमोस्ट जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस हो सकता है ना. ऑलमोस्ट रिवर्सिबल प्रोसेस होगा. एग्जैक्ट रिवर्सिबल प्रोसेस तो पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट लिखेंगे अब हम इरिवर्सिबल प्रोसेस. नेक्स्ट लिखेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस. irreversible process. Any process which cannot be retraced in the reverse direction exactly is called an irreversible प्रोसेस. जो एग्जैक्ट अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन में नहीं जा सकता ऐसा प्रोसेस. एग्जांपल ऑल है ना. ऑल spontaneous process occurring in nature are irreversible. जितने भी नेचर में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं ये इरिवर्सिबल होते हैं, है ना. सच एज डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अगर डिफ्यूज हो गई तो वापस से एक जगह से अगर फैल गई है ना तो वापस से इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है. रस्टिंग ऑफ आयरन एक बार चालू हो गया तो फिर इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है. The combustion reaction
the combustion reaction of a mixture of petrol and air ignited by a spark cannot be reversed. ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पेट्रोल का यूज करके हम गाड़ी चला दिए और उल्टा कि गाड़ी ना चलाए तो फिर से वापस पेट्रोल बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ इरिवर्सिबल प्रोसेस के एग्जांपल है। इरिवर्सिबिलिटी जो होती है बेटा, इट इज मेनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिसिपेटिव फोर्सेस एवरीवेयर इन नेचर। आप इरिवर्सिबिलिटी, है ना, इरिवर्सिबिलिटी को एलिमिनेट नहीं कर सकते। irreversibility cannot be eliminated due to presence of dissipative forces everywhere in nature। अब नेक्स्ट हम हेडिंग डालेंगे कार्नट इंजन। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कार्नट इंजन। कार्नट ने एक हाइपोथेटिकल आइडियल इंजन बनाया था। ठीक है, इसकी मदद से हम दूसरे इंजन की एफिशिएंसी को कंपेयर करते हैं कि इसके कंपेयर में दूसरे इंजन कैसे हैं, है ना। जो इंजन इसके क्लोज होंगे, कार्नट इंजन के जैसे वर्क करेंगे, नियरली 100% तो नहीं कर सकते क्योंकि कार्नट इंजन जो है एक आइडियल इंजन है, एक हाइपोथेटिकल इंजन है। इसने बताया, कार्नेट ने बताया कि एक इंजन को ऐसा होना चाहिए, आइडियली ऐसा होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो जो इंजन कार्नेट इंजन के जैसे होगा ऑलमोस्ट, वो इंजन बेस्ट होगा, वो अच्छा होगा, वो अच्छा परफॉर्म करेगा। तो हम देखते हैं कार्नेट इंजन, ये एक हाइपोथेटिकल इंजन है। It is an ideal reversible heat engine that operates between two temperatures T1 and T2. T1 is the temperature of source and T2 is the temperature of sink. चलिए आगे लिए देखेंगे हम इसका वर्किंग कैसा होता है। इसमें बेटा इसमें वर्किंग सब्सटेंस जो होता है वो होता है आइडियल गैस, है ना, इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर। ठीक है, और ये जो वर्किंग सब्सटेंस होता है ये साइक्लिक प्रोसेस अंडरगो करेगा। ठीक है, लिखेंगे it operates through a series of two isothermal and two adiabatic processes called Carnot cycle। तो कार्नट साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू आइसोथर्मल एंड टू एडियाबैटिक प्रोसेसेस, है ना। सीरीज ऑफ मतलब लाइन से दो आइसोथर्मल प्रोसेस होंगे और फिर दो एडियाबैटिक, तो है ना, इसमें दो आइसोथर्मल प्रोसेस होंगे और दो एडियाबैटिक प्रोसेस होंगे। तो दो आइसोथर्मल और दो एडियाबैटिक प्रोसेस होने के बाद साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो इस साइकिल को क्या बोलते हैं? कार्नट साइकिल। ठीक, अब इसका कंस्ट्रक्शन है। अच्छा ये भी लिख लेंगे बेटा, इट इज अ हाइपोथेटिकल ब्रैकेट में लिखोगे थ्योरेटिकल इंजन, हाइपोथेटिकल इंजन with which the efficiency of practical engines is compared, है ना। ये एक हाइपोथेटिकल या थ्योरेटिकल इंजन होगा जिसकी मदद से जो प्रैक्टिकल इंजन्स हैं
उनकी एफिशिएंसी को कंपेयर किया जाता है। चलिए अब इस इंजन के पार्ट्स हम देख लेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, है ना। पहला जो इसका पार्ट है बेटा सिलेंडर है। सिलेंडर में सिलेंडर ये मूवेबल पिस्टन है, अंदर में कौन क्या होगी, आइडियल गैस। आइडियल गैस मतलब आइडियल गैस ही वर्किंग सब्सटेंस की तरह बिहेव करेगा ना, यही वर्किंग सब्सटेंस है। वर्किंग सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ आइडियल गैस। ये वर्किंग सब्सटेंस हो गया। देखो सिलेंडर में ये जो पिस्टन है इसकी वॉल और ये दोनों वॉल्स ये जो होंगी ये नॉन कंडक्टिंग होगी, और ये जो बेस होगा ये कंडक्टिंग होगा। सो सिलेंडर विथ कंडक्टिंग बेस, लिख लेंगे इसको, सिलेंडर विथ कंडक्टिंग बेस। अच्छा ये जो पिस्टन है बेटा ये फ्रिक्शन लेस होना चाहिए। फ्रिक्शन होगा तो एनर्जी डिसिपेट होगी, तो फ्रिक्शन लेस पिस्टन। फ्रिक्शन लेस पिस्टन, ये हो गया पहला सिलेंडर। दूसरा हो गया सोर्स। एट टेम्परेचर T1, टेम्परेचर केल्विन मिलेंगे है ना, सोर्स का टेम्परेचर कितना है केल्विन T1 है ना। तो सोर्स से जो है इंजन हीट लेता है, इसकी थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी क्या है, इनफाइनाइट होगी। तो सेकंड लिखेंगे सोर्स। तो सेकंड है बेटा सोर्स। तो सोर्स के बारे में अगर मैं लिखूं, इट इज हीट रिजर्वॉयर at higher temperature at higher temperature at higher temperature T1, ठीक है। सोर्स से ही वर्किंग सब्सटेंस क्या करेगा, हीट ऑब्टेन करेगा, ठीक है। इट्स इट्स हीट कैपेसिटी इट्स हीट कैपेसिटी इज इनफाइनाइट, इट्स हीट कैपेसिटी इज इनफाइनाइट। तो सोर्स से ही वर्किंग सब्सटेंस क्या ऑब्टेन करेगा, हीट ऑब्टेन करेगा। नेक्स्ट होता है सिंक। सिंक एट T2, सिंक का टेम्परेचर लोअर होगा बेटा, सिंक का टेम्परेचर है 3rd, ये हो गया सिंक। सिंक एट T2, it is at lower temperature, it is at lower temperature, it is at lower temperature to which heat is rejected by engine। तो सिंक का टेम्परेचर लो रहेगा और सिंक में ही हीट रिजेक्ट करेगा कौन, इंजन। इसकी भी हीट कैपेसिटी क्या होगी, इनफाइनाइट। इट्स हीट कैपेसिटी इज इनफाइनाइट, इट्स हीट कैपेसिटी इज इनफाइनाइट। एक होता है इंसुलेटिंग स्टैंड। इंसुलेटिंग स्टैंड इंसुलेटिंग स्टैंड है ना, ये हो गया इंसुलेटिंग स्टैंड। इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर अगर सिलेंडर को रख ले तो सिलेंडर की बेटा देखो 1 2 और 3,
ये तीनों वॉल क्या है, इंसुलेटेड है, बस ये जो बेस है वही कंडक्टिंग है। तो बेस को अगर इसके ऊपर उठा के रख दिया तो चारों वॉल सिलेंडर की क्या हो जाएगी, इंसुलेटेड हो जाएगी, है ना। तो इंसुलेटिंग स्टैंड, चलिए अब हम देखेंगे कार्नट साइकिल की जो वर्किंग सब्सटेंस है वो, इट अंडरगोज अ साइकिल जिसमें दो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा और दो एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, है ना। साइक्लिक प्रोसेस है मतलब सिस्टम वापस से या आइडियल गैस वापस से अपने स्टेट में लौट जाएगा, ठीक है। कुछ चेंजेस होंगे और फिर अपने आप लौट जाएगा। तो भाई अपने आप लौट गया, जो कंडीशन पहली थी उतनी बाद में हो गई, तो प्रोसेस क्या हो गया, साइक्लिक प्रोसेस हो गया। और इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा होगा कि सिस्टम क्या करेगा, या ये जो वर्किंग सब्सटेंस है ये क्या करेगा, वर्क करेगा। वर्किंग सब्सटेंस है, हमको क्या ऑब्टेन होगा, वर्क ऑब्टेन होगा थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस, और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली रिपीट होते जाएगा, ठीक है। तो यहां तक आप लोग लिख लीजिए। फिर अब हम देखेंगे कार्नट साइकिल, लिखेंगे द वर्किंग सब्सटेंस इज कैरिड थ्रू अ रिवर्सिबल साइकिल इन 4 स्टेप्स नोन एज कार्नट साइकिल। ये जो साइक्लिक प्रोसेस होता है ना, ये जो साइक्लिक प्रोसेस है इसको हम बोलेंगे कार्नट साइकिल। चलिए अब इसी को देखना है। पहला जो प्रोसेस होगा बेटा इसमें स्टेप 1, ये प्रोसेस होगा आइसोथर्मल एक्सपांशन। पहला जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, आइसोथर्मल एक्सपांशन। पहला जो प्रोसेस होगा स्टेप 1 वो होगा आइसोथर्मल एक्सपांशन। इसको हम प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ से समझेंगे। प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, है ना। मान लो कि गैस जो अपने ओरिजिनल स्टेट में है ए में, जिसमें थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल्स की वैल्यू है P1, V1 एंड T1। अब पहला स्टेप क्या हो रहा है बेटा, ये ना, ये है थर्मोडायनामिक स्टेट ए, गैस अपने स्टेट ए में है। अब पहला प्रोसेस क्या होगा, आइसोथर्मल एक्सपांशन। आइसोथर्मल एक्सपांशन में मतलब गैस का एक्सपांशन होगा लेकिन टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, PV इक्वल्स टू म्यू आर टी कांस्टेंट। तो वॉल्यूम या प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इस केस में क्योंकि एक्सपांशन हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो ग्राफ ऐसा जाएगा, देखो ये ऐसा जाएगा, देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन प्रेशर जो पहले वाई एक्सिस में प्रेशर मेजर होगा और एक्स एक्सिस में वॉल्यूम। तो पहले प्रेशर हाई था, अब प्रेशर क्या हो गया, लो हो गया, है ना। ये ग्राफ कैसा जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्यों जाएगा ऐसा, क्योंकि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो क्या हो रहा है बेटा इसमें, प्रेशर कम होगा, है ना, वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो यहां से प्रेशर हो गया P2, V2 और टेम्परेचर T1 रहेगा। यहां पर हमको मालूम है कि V2 इज ग्रेटर देन V1, P2 इज लेस देन P1। ये क्लियर है, क्योंकि क्या हो रहा है, ये आइसोथर्मल एक्सपांशन, है ना। तो पहला प्रोसेस है आइसोथर्मल एक्सपांशन। अब इसमें क्या होगा ये भी देख लेंगे। आइसोथर्मल एक्सपांशन में ये कैसे होगा, आइसोथर्मल एक्सपांशन में सिलेंडर को कहां रखेंगे बेटा, सिलेंडर को रखेंगे सोर्स में, है ना। पहले आप लोग लिखेंगे इसको, है ना। क्या कर रहे हैं हम, ये पहला जो स्टेप है आइसोथर्मल एक्सपांशन, ये कैसे अचीव होगा, जब आप सिलेंडर को कहां रखोगे, सोर्स के ऊपर। तो ये वाला बेस कंडक्टिंग है, बाकी ये सब क्या है, इंसुलेटिंग है। तो ये कंडक्टिंग बेस के थ्रू यहां से हीट जाएगी फ्रॉम हॉटर बॉडी दैट इज सोर्स टू सिलेंडर। फिर क्योंकि इसकी थर्मल कैपेसिटी इनफाइनाइट है, मतलब इसका टेम्परेचर, इससे कितना भी हीट निकाल लो इसका टेम्परेचर कम नहीं होगा, तो अल्टीमेटली इसका बढ़ेगा बढ़ेगा, और जब इसका टेम्परेचर T1 आ जाएगा तब थर्मल इक्विलिब्रियम आएगा। तो इसका टेम्परेचर कितना है, T1 हो गया, है ना। हीट का ट्रांसफर हुआ और इसका भी टेम्परेचर किसके जैसे हो गया, सोर्स के जैसे हो गया।
अब क्या करेंगे, गैस को, है ना, पिस्टन को थोड़ा ऊपर उठाएंगे, मतलब गैस को स्लोली क्या करेंगे बेटा, एक्सपांड करेंगे, गैस को स्लोली क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे। अब गैस जब एक्सपांड हो रही है ना, ये पिस्टन ऊपर उठ रहा है, पिस्टन अगर ऊपर उठ रहा है मतलब गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब वर्क कौन कर रहा है, गैस। अब गैस वर्क करेगी तो उसकी एनर्जी का लॉस होगा, कौन सी एनर्जी का लॉस होगा, इंटरनल एनर्जी का, मतलब इसका टेम्परेचर फॉल होगा। तो टेम्परेचर फॉल होगा तो जितना टेम्परेचर कम हो गया है, फिर से ये सोर्स उतना ही हीट सप्लाई कर देगा, तो फिर से इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, T1। तो स्लोली इसलिए इसको उठा रहे हैं, स्लोली इसलिए एक्सपांड कर रहे हैं, है ना, ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होगा, ये बहुत स्लो प्रोसेस होगा, क्यों, ताकि हीट एक्सचेंज का टाइम मिल जाए। जितना हीट कम होगी, मतलब जितना टेम्परेचर फॉल होगा गैस का, उतना ही हीट कहाँ से आ जाएगी, सोर्स से आ जाएगी, कहाँ पर आ जाएगी, वर्किंग सब्सटेंस या गैस में आ जाएगी, और उसका टेम्परेचर T1 ही रहेगा, उसका टेम्परेचर T1 मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो लिखेंगे हम इसमें स्टेप। पहला तो लिखे हैं, प्लेस द सिलेंडर ऑन सोर्स सो दैट गैस एक्वायर्स टेम्परेचर T1 ऑफ सोर्स। नेक्स्ट लिखेंगे, the gas is allowed to expand by slow upward motion of piston, by slow upward motion of piston। ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होगा, इससे, है ना, अब गैस एक्सपांड होगी तो टेम्परेचर ऑफ गैस फॉल करेगा, टेम्परेचर ऑफ गैस फॉल्स, टेम्परेचर ऑफ गैस फॉल्स, but as the gas absorbs, but as the gas absorbs the required amount of heat, the required amount of heat, the required amount of heat, ब्रैकेट में लिखेंगे से Q1, कितनी हीट एब्जॉर्ब कर लिया गैस ने, Q1, it expands isothermally, it expands isothermally, it expands isothermally, लिख लेंगे। गैस स्लोली एक्सपांड कर रही है, स्लोली एक्सपांड करेगी तो एक्सपांशन जब भी होगा गैस का तो टेम्परेचर फॉल होगा, तो जितना टेम्परेचर फॉल होगा, है ना, उसके करस्पॉन्डिंग गैस क्या करेगी, हीट एब्जॉर्ब कर लेगी, कहां से, सोर्स से। तो यहाँ पर गैस क्या कर रही है बेटा, वर्क कर रही है, गैस इज डूइंग वर्क। ठीक है, अब अगर मैं इस प्रोसेस के लिए अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखूं, तो यहां पर देखेंगे कि सिस्टम जो है इट इज एब्जॉर्बिंग हीट, कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, प्लस क्यू वन हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। क्यों, क्योंकि उसको टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो जितना टेम्परेचर उसका लॉस होगा उतने उसके करस्पॉन्डिंग हीट एब्जॉर्ब करेगा, कितना, Q1। तो यहाँ पर आइसोथर्मल एक्सपांशन के लिए, है ना, इस प्रोसेस को बेटा कर्व ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना अपन, दिस प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय कर्व ए बी, तो लिख लेंगे दिस प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय कर्व ए बी, है ना, दिस प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय कर्व ए बी। थोड़ा सा मैं डिटेल में लिखवा दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, दिस प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय कर्व ए बी। ठीक है, अब यहां पर आप लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या लिखेंगे बेटा, डेल क्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस अगर है तो इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होगा, 0 होगा, है ना। और डेल क्यू की जगह क्या लिखूंगा, Q1, क्योंकि इतना ही हीट एक्सचेंज हो रहा है, इतना हीट आ रहा है, प्लस Q1 इक्वल्स टू डब्ल्यू, इस डब्ल्यू को मैं W1 लिख रहा हूँ, दैट इज वर्क डन बाय द गैस इन फर्स्ट प्रोसेस। कितना है बेटा, W इक्वल्स टू Q1,
मतलब गैस कितना वर्क करेगी जितना वो हीट एब्जॉर्ब कर रही है, गैस कितना वर्क करेगी जितना वो हीट एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक। तो वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस, है ना। वर्क डन बाय द गैस, work done by gas equals to heat absorbed by gas, heat absorbed by gas, heat absorbed by gas। गैस जितना हीट एब्जॉर्ब करेगा उतना ही वर्क करेगा। और क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो और वर्क को हम और कैसे लिख सकते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला और कैसे लिख सकते हैं, वर्क डन ऑल्सो W1 is 2.303 mu RT, टेम्परेचर T1, log फाइनल वॉल्यूम कितना है बेटा V2 बाय V1 टू द बेस 10। ऐसा लिख सकते हैं वर्क डन को। और कैसा लिख सकते हैं, 2.303 mu RT1 log P1 बाय P2 टू द बेस 10। ये आ जाएगा फर्स्ट प्रोसेस में वर्क डन बाय द गैस। आइसोथर्मल प्रोसेस में ऐसे ही वर्क डन लिखते हैं। तो अभी साइकिल कंप्लीट नहीं हुई है, अभी गैस ए से बी गया है, क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है, आइसोथर्मल एक्सपांशन। टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है। ये हो गया फर्स्ट प्रोसेस। समझ में आ रहा है तो हैंड्स अप करेंगे बेटा ये। चलिए अब हम नेक्स्ट Yes, sir. प्रोसेस में जाएंगे, दैट इज एडियाबैटिक एक्सपांशन। जो सेकेंड प्रोसेस होगा वो है एडियाबैटिक एक्सपांशन। सेकेंड प्रोसेस इज एडियाबैटिक एक्सपांशन। तो स्टेप 2, सेकेंड स्टेप, एडियाबैटिक एक्सपांशन। एडियाबैटिक एक्सपांशन, एडियाबैटिक प्रोसेस में हमने पहले भी देखा है कि सारी चीजें चेंज होगी, प्रेशर भी चेंज होता है, वॉल्यूम भी चेंज होता है और टेम्परेचर भी चेंज होता है, बट देयर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो आप लोग बता सकते हैं कि हीट एक्सचेंज नहीं करवाना है तो सिलेंडर को किसके ऊपर रखना पड़ेगा, अब सिलेंडर को हमको किसके Pad, ऊपर, insulating pad. इंसुलेटिंग। हाँ इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखना पड़ेगा, गुड, इंसुलेटिंग स्टैंड में। सेकेंड स्टेप में हम अब हमने जो सिलेंडर है उसको किस में रखा, इंसुलेटिंग स्टैंड में। तो अगर इंसुलेटिंग स्टैंड में आपने रख दिया इंसुलेटिंग स्टैंड, तो गैस का जो ये सिलेंडर का सिर्फ बेस ही कंडक्टिंग था, अब इसको भी इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रख दिया तो सिस्टम जो है वो आइसोलेट हो गया सराउंडिंग से, मतलब सिस्टम जो है सराउंडिंग के साथ अब हीट एक्सचेंज नहीं कर सकता। तो अब हीट एक्सचेंज नहीं कर सकता मतलब कैसा प्रोसेस है, एडियाबैटिक। अब इसको फर्दर एक्सपांड कर रहे हैं, V1 से V2 तो ऑलरेडी एक्सपांडेड है, V2 से और एक्सपांशन कर रहे हैं इसका। तो अब मैंने आपको बताया है कि एक्सपांशन होगा तो टेम्परेचर फॉल होगा, लेकिन अब जितना टेम्परेचर फॉल हो गया उसको कंपनसेट करने के लिए अब बाहर से हीट नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती, क्योंकि सिस्टम अब आइसोलेट हो गया सराउंडिंग से। तो ये जो टेम्परेचर फॉल है ये फॉल ही रहेगा, ये टेम्परेचर वापस से बढ़ के T2 नहीं होगा, मतलब ये आइसोथर्मल एक्सपांशन नहीं है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा, इसमें टेम्परेचर गिर गया तो गिरे ही रहेगा। क्यों, क्योंकि बाहर से कोई हीट नहीं आएगी, है ना। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा बेटा, अब नेक्स्ट स्टेप जो था एडियाबैटिक एक्सपांशन, एक्सपांशन हो रहा है ना। देखो ये ऑब्वियसली वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, रिलेशन पीवी टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। वॉल्यूम बढ़ रहा है प्रेशर कम होगा, है ना, ज्यादा डीप जाएगा, ये ज्यादा डीप जाएगा। और टेम्परेचर भी चेंज होगा, आइसो एडियाबैटिक प्रोसेस में तीनों चेंज होता है। तो मान लो प्रेशर हो गया P3, वॉल्यूम हो गया V3 और टेम्परेचर हो गया T2, T1 से T2, है ना, तीनों चेंज हो रहा है बेटा, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है और टेम्परेचर भी कम हो रहा है। ये ध्यान देंगे, टेम्परेचर भी क्या हो रहा है इसमें, फॉल हो रहा है। दिस प्रोसेस है ना इज रिप्रेजेंटेड बाय द कर्व BC, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द कर्व BC। अब यहाँ पर भी गैस वर्क करेगी, क्यों, क्योंकि गैस का एक्सपांशन हो रहा है ना, तो गैस तो वर्क करना ही करना है। बता सकते हैं वर्क डन बाय द गैस क्या होगा, इफ W2 इज वर्क डन बाय द गैस Positive. देन W2 हो जाएगा म्यू आर
देखो एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है बेटा, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1, ये हो जाता है। या फिर टेम्परेचर के टर्म में अगर मैं लिखूं तो म्यू आर T1 minus T2 अपॉन upon gamma गामा minus 1. माइनस 1, 1. ये आ जाएगा वर्क डन बाय द गैस, है ना। यहाँ पर ये यहाँ W1 होगा और यहाँ पर W2, वर्क डन बाय द गैस म्यू आर T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस कर 1। इसके अलावा वर्क डन और कैसे निकाल सकते हैं बेटा, जैसे फर्स्ट प्रोसेस में अगर मैं पूछूं वर्क डन कितना होगा तो AB कर्व का एरिया निकालोगे तो वर्क मिल जाएगा क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है। सेकंड प्रोसेस में पूछूं कितना वर्क होगा तो BC कर्व का एरिया निकाल सकते हो, ऐसा भी निकाल सकते हो। इसके अलावा फॉर्मूले से भी लगा सकते हो। फॉर्मूला क्या है, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1, लेकिन PV होता है म्यू RT, तो ये हो जाएगा म्यू आर T1 माइनस म्यू आर T2 अपॉन गामा माइनस 1 या म्यू आर T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। दिस इज द वर्क डन बाय द गैस इन एडियाबेटिक एक्सपांशन। अब स्टेप 3, अब रिवर्स करना है बेटा, उसको उल्टा करना है। अब क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है तो गैस को हमको वापस से इसी कंडीशन में लेके जाना है। तो अब क्योंकि 2 बार एक्सपांशन हो गया, देखो क्या क्या हो रहा है प्रोसेस में, 2 स्टेप में एक्सपांशन किया, ठीक है, 2 स्टेप में वॉल्यूम बढ़ा, 2 स्टेप में प्रेशर कम हुआ और 1 स्टेप में टेम्परेचर कम हुआ। तो अब इसका उल्टा क्या होगा, 2 स्टेप में कंप्रेशन होगा, 2 स्टेप में वॉल्यूम कम होगा, 2 स्टेप में प्रेशर बढ़ेगा, 2 स्टेप में टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ये होगा। तो अब पहला स्टेप क्या था, आइसोथर्मल एक्सपांशन, दूसरा एडियाबेटिक एक्सपांशन। अब इसका उल्टा चलेंगे, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन, क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है, हमको वापस से उसी ओरिजिनल स्टेट में लेके जाना है गैस को। तो स्टेप 3 आइसोथर्मल कंप्रेशन, स्टेप 3 लिखेंगे आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, ये हो गया स्टेप 3 आइसोथर्मल कंप्रेशन। फिर से कहाँ रखना पड़ेगा, अब हम रखेंगे सिंक में, लिखेंगे इसमें द cylinder is now placed on sink at temperature T2। सिंक का टेम्परेचर कम है, सिलेंडर को किस में रखेंगे हम, सिंक में। द सिलेंडर इज नाउ प्लेस्ड ऑन सिंक एट टेम्परेचर T2। अब क्या करेंगे बेटा, गैस को स्लोली कंप्रेस करेंगे। द गैस इज स्लोली compressed, the gas is slowly compressed so that as heat is produced, comma, it easily flows to sink। अब गैस को अगर कंप्रेस करोगे, है ना, गैस अगर कंप्रेस होती तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन हमको आइसोथर्मल कंप्रेशन करना है ना। आपको अगर आपने गैस को कंप्रेस किया, को कंप्रेस किया तो मैकेनिकल बाहर से एनर्जी यूज की, गैस को कंप्रेस करोगे तो गैस पे वर्क होगा, आप बाहर से जो मैकेनिकल एनर्जी लगा रहे हो वो मैकेनिकल एनर्जी गैस की एनर्जी को बढ़ाएगी, गैस के टेम्परेचर को बढ़ा देगी। तो गैस का टेम्परेचर बढ़ गया, लेकिन हमको गैस के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। तो गैस का टेम्परेचर बढ़ गया मतलब उसके टेम्परेचर को कम करने के लिए गैस से कुछ हीट रिजेक्ट होगी, कहाँ जाएगी, सिंक में। भाई गैस का टेम्परेचर किसके बराबर होगा, क्योंकि सिलेंडर को आपने किसके ऊपर रखा है, सिंक के। सिंक का टेम्परेचर है T2। तो जब आप सिलेंडर को सिंक से टच कराओगे तो सिंक का टेम्परेचर कम है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो हीट कहाँ से कहाँ जाएगी, हीट यहाँ जाएगी और थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगा, इसका भी टेम्परेचर T2 हो जाएगा। अब
थर्मल इक्विलिब्रियम आने के बाद अब जब इसको आप कंप्रेस करोगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन इसके टेम्परेचर को हमको कांस्टेंट रखना है, तो इसमें से हीट निकलेगी। मान लो हीट कितनी निकली, -Q2। हीट कितनी निकली, -Q2। ठीक है, तो उतनी ही हीट निकलेगी जिसके निकलने के कारण गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। कितना रहे, T2 रहे। आ रहा है ना समझ में? इसलिए गैस को स्लोली कंप्रेस करते, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होता है, क्योंकि ये प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस है, ताकि हीट एक्सचेंज का टाइम मिले। लिखेंगे if Q2 is the heat released by the gas to sink if Q2 is heat released by the gas to the sink and W3 is work done on the gas by surrounding work done. If Q2 is heat released by the gas to the sink and W3 is work done on the gas by surrounding, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग कितनी हीट निकली सिस्टम से, Q2, तो -Q2 लिखूंगा, इक्वल्स टू सिस्टम पे कितना वर्क किया, तो वर्क डन ऑन सिस्टम नेगेटिव होगा, दैट इज -W3, माइनस माइनस कैंसल, और Q2 इक्वल्स टू W3। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सिस्टम से जितनी हीट निकली उतना ही सिस्टम पे वर्क हुआ, सिस्टम से जितनी हीट निकली उतना ही सिस्टम पे वर्क हुआ, तो Q2 इक्वल्स टू W3। सो दिस इज आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो यहां से बेटा वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा, ये ऐसा आएगा। देखिए ये ऐसा आ जाएगा प्रोसेस, है ना। क्या हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर अगर T2 है तो T2 ही रहेगा, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, वॉल्यूम कम होगा और प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर को मान लो P4, वॉल्यूम V4, टेम्परेचर T2, ये आ गया पॉइंट डी। ये कौन सा प्रोसेस हो गया, आइसोथर्मल कंप्रेशन। इसमें वर्क डन है W3, किसके बराबर है, Q1 के। W3 किसके बराबर है, सॉरी Q2 के, Q2। W3 किसके बराबर होगा, Q2 के। देखो अब W3 को मैं W1 के बराबर नहीं बोल सकता, W3 को W1 के बराबर नहीं बोल सकता, क्यों, क्योंकि W1 में टेम्परेचर T1 था, W3 में टेम्परेचर T2 है। इसके अलावा W1 में वॉल्यूम V1 से V2 हुआ, जबकि W3 में वॉल्यूम V3 से क्या हो रहा है, V4 हो रहा है ना। तो W1 and W3 are not equal, W1 and W3 are not equal, तो यहां से W3 हो जाएगा 2.303 लॉग, है ना, म्यू आर T2, 2.303 म्यू आर T2 लॉग फाइनल वॉल्यूम, दैट इज V4 by V3 टू द बेस 10। आ रहा है ना समझ में? अब फाइनल वॉल्यूम कम है और इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा है, तो ये log V4 माइनस log V3 होगा। अब V4 की वैल्यू कम आएगी, माइनस log V3 की वैल्यू ज्यादा आएगी, इसलिए ओवरऑल वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये जो वर्क डन आएगा ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो W1 अगर मैं Q1 बोलूं तो W3 एक्चुअल में -Q2 होगा, W3 एक्चुअल में, है ना, ये जो वर्क डन है निगेटिव होगा। क्यों होगा निगेटिव, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, कंप्रेशन। और क्या तरीका है ये वर्क निकालने का, एरिया अंडर CD कर्व निकाल लो, CD कर्व का एरिया निकाल लो तो भी वर्क डन निकल जाएगा W3। ये कौन सा प्रोसेस हो गया बेटा, आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब लास्ट प्रोसेस क्या बचा, एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो जो लास्ट प्रोसेस रहेगा स्टेप 4,
वो रहेगा एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये लास्ट प्रोसेस रहेगा एडियाबैटिक कंप्रेशन। अब सिलेंडर को फिर से कहाँ रखेंगे, इंसुलेटिंग स्टैंड में रखेंगे, ठीक है, और उसको स्लोली कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस करेंगे है ना, इसको सिलेंडर को हम कहाँ रखेंगे, अब अभी वॉल्यूम कितना है V4, सिलेंडर को कंप्रेस करेंगे सच दैट इसका वॉल्यूम फिर से कहाँ हो जाए, V1 आ जाए। स्लोली कंप्रेस करेंगे। अब इसको इंसुलेटिंग स्टैंड में रखा है हमने। इंसुलेटिंग स्टैंड में रखने से कंप्रेशन आप इसको करोगे, कंप्रेशन करोगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना, लेकिन टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन टेम्परेचर को ये सिलेंडर कांस्टेंट नहीं रख पाएगा। क्यों? क्योंकि चारों तरफ से ये इंसुलेटिंग वॉल से घिरा हुआ है, मतलब कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगी। तो अगर इसका टेम्परेचर बढ़ गया तो फिर बढ़ गया, तो होगा क्या, यहाँ पर कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन होने से वॉल्यूम कम हो रहा है, कितना हो जा रहा है V1, टेम्परेचर बढ़ के T1। अब क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ जा रहा है, प्रेशर P4 से कितना हो जा रहा है, P1। अल्टीमेटली वापस से फिर उसी उसी कंडीशन में आ गए। तो जो स्टेप 4 है वो क्या है, एडियाबैटिक कंप्रेशन लिखेंगे। फाइनली द cylinder is again placed on insulating stand, है ना। फाइनली सिलेंडर को फिर से कहाँ रखेंगे, इंसुलेटिंग स्टैंड में। the gas is further compressed slowly till it returns to its initial state। गैस को स्लोली कंप्रेस करेंगे और गैस अपने ओरिजिनल स्टेट में रिटर्न हो जाएगी। ब्रैकेट में लिखेंगे P1 V1 T1, P1 V1 T1, V1 T1। फिर से ये जो W4 होगा, यहाँ पर जो वर्क डन है बेटा W4, वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भी कंप्रेशन है। देखो W1 और W2 पॉजिटिव वर्क होंगे, वर्क डन बाय द गैस होंगे क्योंकि एक्सपांशन हो रहा है, और W3 और W4 क्या होंगे, नेगेटिव वर्क डन। तो लिखेंगे W4 ये आ जाएगा म्यू आर। अब है ना, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस P1 V1 माइनस P2 V2, या म्यू आर, है ना, इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर। यहाँ इनिशियल टेम्परेचर T2 है और फाइनल टेम्परेचर T1 है, तो T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1। यहाँ पर ये वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि देख लीजिए T2 कम टेम्परेचर है और T2 ज्यादा टेम्परेचर है, तो T2 माइनस, है ना, T2 कम टेम्परेचर है, T1 ज्यादा टेम्परेचर है, तो यहाँ से T2 माइनस T1 अपने आप क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है सर, हाँ, आप ये कैसे बोल सकते हैं कि जब हम उसका इनिशियल वॉल्यूम ही कर देंगे कंप्रेशन से तो उसका टेम्परेचर T1 ही होगा? मतलब है ना, ये 4 प्रोसेस हो गए और वापस से गैस अपने इनिशियल स्टेट में आ गया। नेक्स्ट लिखेंगे। अच्छा, इस साइक्लिक प्रोसेस का मेन जो यूज क्या है बेटा, कि इस साइक्लिक प्रोसेस से हमको वर्क डन ऑब्टेन करना है। तो वर्क डन कितना मिलेगा, लिखेंगे नेट वर्क डन बाय द गैस पर साइकिल। नेट वर्क डन बाय द गैस पर साइकिल। नेट वर्क डन बाय द गैस पर साइकिल। नेट वर्क डन W1 है ना, W नेट कितना हो जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, है ना। नेट वर्क डन बाय द गैस पर साइकिल इतना हो जाएगा, है ना। ये जो चारों स्टेप से जो हमको वर्क मिला ये हो जाएगा। अच्छा, इसमें W3 और W4 ये दोनों निगेटिव है बेटा, तो हम ऐसा लिखेंगे, देखिए
W net will be equal to W1 और W2 तो पॉजिटिव है, तो W1 प्लस W2 माइनस W3 माइनस W4, क्योंकि ये दोनों वर्क क्या है, निगेटिव है, W3 और W4 निगेटिव है। बट W2 और W4 ये दोनों का सम W2 प्लस W4, क्योंकि ये नेगेटिव वर्क है, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, W2 क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए प्लस माइनस W4, तो कुल मिला के W2 माइनस W4 आ जाता है, ये आता है 0। बट W2 माइनस W4 क्या आ जाता है, 0 हो जाता है। क्यों ऐसा, देखिए W2 कितना है, म्यू आर T1 माइनस T2, म्यू आर है ना, W2 कितना है बेटा, देखो म्यू आर T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1, और W4 क्या है, W4 क्या है, म्यू आर T2 माइनस T1, म्यू आर T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1। तो इन दोनों का सम करोगे तो ये म्यू आर T1 माइनस म्यू आर T2 यहाँ क्या आ रहा है, दोनों को ऐड कर रहे हैं ना, सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, तो ये आ जाएगा, देखो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन साइन अलग अलग हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये उतना ही निगेटिव हो जाएगा। ये म्यू आर T1 माइनस म्यू आर T2 प्लस म्यू आर T2 माइनस म्यू आर T1, तो म्यू आर T1 माइनस म्यू आर T1 कैंसल, माइनस म्यू आर T2 प्लस म्यू आर T2 कैंसल, तो ये W2 प्लस W4 ये दोनों का सम कितना हो जाएगा, 0। तो W2 प्लस W4 0 होने के कारण नेट वर्क डन होगा, नेट वर्क डन विल बी W1 प्लस W3, या इसी को हम लिखेंगे W1 माइनस W3, ये आ जाएगा नेट वर्क डन। और नेट वर्क डन होगा बेटा, W1 किसके बराबर है, Q1 के, प्लस W3 किसके बराबर है, माइनस Q2 के, तो यहां से नेट वर्क डन पर साइकिल कितना आ गया, Q1 माइनस प्लस इंटू माइनस इज माइनस Q2, ये आ गया नेट वर्क डन पर साइकिल। Q1 क्या है, Q1 is the net heat absorbed by the engine and Q2 क्या है, net heat rejected by the engine, तो नेट वर्क डन कितना आ गया, Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2, इसको लिख लेंगे। इसके अलावा नेट एरिया अगर निकालना है तो इट इज ऑल्सो इक्वल टू एरिया ऑफ दिस लूप, इट इज ऑल्सो इक्वल टू एरिया, है ना, साइक्लिक प्रोसेस में हमको मालूम है कि नेट वर्क डन क्या होता है, जो साइक्लिक जो लूप है उसका एरिया अगर निकाल लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वर्क डन इन द साइक्लिक प्रोसेस। तो लिखेंगे इसमें ऑल्सो वर्क डन इन वन साइकिल, also work done in one cycle, also work done in one cycle will be equal to area of loop, area of closed loop A B C D A, है ना, इस क्लोज लूप का एरिया निकाल लोगे तो भी आपको क्या मिल जाएगा, वर्क डन। मैंने आपको बताया था साइक्लिक प्रोसेस में कि क्लोज लूप का एरिया निकालोगे तो नेट वर्क डन निकल जाएगा। अगर साइक्लिक प्रोसेस क्लॉकवाइज है तो नेटवर्क क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज है तो नेटवर्क क्या आएगा, नेगेटिव। चलिए यहां तक समझ में आया तो हैंड्स अप करेंगे। ये सारे स्टेप्स बताने का ये है कि अगर आपसे बीच वाले किसी स्टेप का वर्क डन पूछ लिया तो आप उसमें निकाल सकते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कैसे निकालना है, बीच में अगर पूछ लिया तो भी आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे एफिशिएंसी ऑफ कार्नट इंजन, नेक्स्ट लिखेंगे एफिशिएंसी ऑफ कार्नट इंजन। efficiency of Carnot's engine।
है ना। एफिशिएंसी वही होगी बेटा, फॉर्मूला वही रहेगा, है ना। एफिशिएंसी हो जाएगी नेट वर्क डन बाय हीट इंजन पर साइकिल अपॉन हीट एब्जॉर्ब बाय द गैसियस सिस्टम पर साइकिल। तो कितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, कहां से, सराउंडिंग से, Q1। ठीक है, नॉट नेट हीट नहीं, नेट हीट नहीं बेटा, कितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है Q1, रिजेक्ट कितना कर रहा है Q2। ठीक है, तो कितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है Q1, और W क्या है, नेट वर्क डन बाय हीट इंजन। तो नेट वर्क डन क्या होता है, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो यहाँ से भी एफिशिएंसी का फॉर्मूला वही है, 1 माइनस Q2 बाय Q1। दिस इज एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, 1 माइनस Q2 बाय Q1। लिख लेंगे इसको। बेटा यहाँ पर हीट इंजन के प्रोसेस में देखोगे, कार्नट इंजन के केस में T1 बाई T2 को हम क्या लिख सकते हैं, Q1 बाय Q2। मतलब दिस इज T1 टेम्परेचर ऑफ सोर्स अपॉन टेम्परेचर ऑफ सिंक का जो रेशियो आएगा, इट इज इक्वल टू हीट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोर्स अपॉन हीट रिजेक्टेड टू सिंक। ये रेशियो इक्वल रहता है, T1 बाय T2 इक्वल्स टू Q1 बाय Q2। किस केस में, यहाँ पर कार्नट इंजन के केस में। देयरफॉर इसकी एफिशिएंसी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस T2 बाय T1, ये भी लिख सकते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, 1 माइनस T2 बाय T1। T2 क्या है, टेम्परेचर ऑफ सिंक, T1 क्या है, टेम्परेचर ऑफ सोर्स। T1 हायर टेम्परेचर है, T2 लोअर टेम्परेचर होगा, तो ऐसा करके लिखोगे। लेकिन है ना, T1 बाई T2 कैन बी इक्वल टू Q1 बाई Q2। Q1 बाई Q2 को हम T1 बाई T2 से रिप्लेस कर सकते हैं। Q1 means heat obtained by the cylinder or gaseous system from source. Q2 is heat rejected to sink। ठीक है, डायग्राम वही रहेगा बेटा, है ना, वही वाला जो हमने पहले देखा था हीट इंजन का। ये हो गया T1 टेम्परेचर में सोर्स, यहाँ हो गया वर्किंग सब्सटेंस, और ये हो गया सिंक, है ना, और वर्क डन हो जाएगा Q1 माइनस Q2। तो T1 इज द टेम्परेचर ऑफ सोर्स, तो T1 बाई T2 कैन बी रिटर्न एज Q1 बाई Q2। तो एफिशिएंसी हो जाएगी 1 माइनस Q2 बाई Q1, ऑल्सो 1 माइनस T2 बाई T1। लिख लेंगे इसको। सर ये T1 by T2 इज इक्वल टू Q1 by Q2 कहाँ से आया? बेटा ये डेरिवेशन है, बहुत लंबा डेरिवेशन, उसको करने का मतलब नहीं है ना। ओके। और हीट पंप नेक्स्ट आएगा, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप। A refrigerator is a Carnot's heat engine working in the reverse direction. Working in the reverse direction. Working in the reverse direction. जैसे कार्नेट इंजन में क्या हो रहा है बेटा, ये वर्किंग सब्सटेंस है, ये हॉट बॉडी से, मतलब सोर्स से जिसका टेम्परेचर हायर है, उससे हीट ले रहा है Q1, कुछ हीट रिजेक्ट कर रहा है Q2। कहां पर रिजेक्ट कर रहा है, सिंक में, जिसका टेम्परेचर लो है T2, और कुछ हीट की मदद से क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। कुछ हीट की मदद से क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। ये किसका काम है, हीट इंजन का या कार्नेट इंजन का। लेकिन इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा कब होगा, जब सिंक से हीट लेके कहाँ रिजेक्ट करें, सोर्स में, जो कोल्डर बॉडी है उससे हीट निकाले और कहाँ रिजेक्ट करें, सोर्स में। तो क्या ये अपने आप पॉसिबल है, वर्किंग सब्सटेंस क्या खुद से ये कर सकता है, नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि अपने आप हीट कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी में नहीं जा सकती। उसके लिए इस वर्किंग सब्सटेंस को किसी एक्सटर्नल एजेंसी या मशीन की मदद लेना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होता है कि कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर वर्क करेगा, मतलब अपनी एनर्जी का इनपुट देगा। ये जो कंप्रेसर वर्क करेगा, इस वर्क की मदद से वर्किंग सब्सटेंस सिंक से
हीट एक्सट्रैक्ट करेगा, खींचेगा जबरदस्ती, ठीक है, और इसको कहाँ डालेगा, ये Q2, और इसको कहाँ लेके जाएगा, कहाँ रिजेक्ट करेगा, सोर्स में, कहाँ रिजेक्ट करेगा, सोर्स में। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। तो लिखेंगे इसमें, क्योंकि भाई रेफ्रिजरेटर को ठंडा रखना है ना, और ठंडा होते जाता है, अंदर के स्टफ ठंडे हैं और ठंडे हो जाते हैं, तो मतलब कोल्ड बॉडी से ही हीट निकाला जा रहा है। तो लिखेंगे हम, पहले इसमें डायग्राम बना लेंगे बेटा। ये हो गया हॉट है ना, ये हो गया सोर्स एट टेम्परेचर T1, ठीक है, ये हॉट है, हॉट रिजर्वायर है। ये आ गया वर्किंग सब्सटेंस, इसमें से इधर हीट जा रही है Q1, ठीक है, कहां से जा रही है हीट, कहां से निकाल रहे हैं, कोल्ड रिजर्वायर से, दैट इज सिंक से, दैट इज जिसका टेम्परेचर लो है T2, है ना, यहाँ पर T1 ग्रेटर देन T2, तो कोल्ड से ही हीट निकाल रहे हैं Q2, ठीक है। इसके लिए वर्क कौन कर रहा है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे वर्क किया जा रहा है, ठीक है। ये आप लोगों को दिख रहा है बेटा, सिंक T2 लिखा हुआ दिख रहा है ये, यस सर। यस सर। तो वर्क डन कौन करेगा, वर्क डन, वर्क इज डन बाय अ कंप्रेसर, लिखेंगे वर्क इज डन बाय अ कंप्रेसर। चलिए, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस में हो रहा है। अब इसमें लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, है ना। इसमें क्या हो रहा है बेटा, वर्किंग सब्सटेंस इस कंप्रेसर की मदद से हीट यहां से निकाल रहा है सिंक से, और कुछ हीट रिजेक्ट कर रहा है कहाँ, सोर्स में। टेम्परेचर सोर्स का हाई है और सिंक का लो है। अब यहाँ लिखेंगे हम कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो होता है वो रेफ्रिजरेटर के परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ब्रैकेट में लिखेंगे बीटा, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ब्रैकेट में रहेगा बीटा। अब ये जो है बेटा, बीटा हो जाता है W Q2 बाई W, बीटा हो जाता है Q2 बाई W। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, ध्यान रखेंगे ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। चलिए, अब अगर मेरे को इसका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, वर्क कौन कर रहा है, कोई एक्सटर्नल एजेंट, तो वर्क डन नेगेटिव होगा, -W इक्वल्स टू, अच्छा क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है इसलिए डेल यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0, तो -W इक्वल्स टू, अब वर्किंग सब्सटेंस में हीट कितनी आ रही, Q2, तो Q2 पॉजिटिव होगी, और हीट कितनी जा रही Q1, तो -Q1, -W इक्वल्स टू Q2 माइनस Q1, और W इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2, ऐसा हो जाएगा, इधर माइनस इधर माइनस इधर माइनस, तो ये प्लस हो गया। इसका उल्टा ऐसा लिख सकता हूँ फिर से, वर्क डन इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2, यहाँ से फॉर्मूला W का वही मिल गया, Q1 माइनस Q2, व्हाट इज Q1, हीट रिजेक्टेड टू सोर्स, और Q2 क्या है, हीट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिंक, हीट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिंक, लिख लेंगे। सो W इज Q1 माइनस Q2, तो यहां से कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आता है बेटा Q2 बाई W, Q2 बाई W, Q2 क्या है, हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिंक अपॉन W, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, Q2 अपॉन W की जगह Q1 माइनस Q2 लिख सकता हूँ, इसको Q1 माइनस Q2, so Q2 that is heat extracted from sink upon work done per cycle, work done by on the system, work done on the system per cycle, या वर्क डन बाय अ कंप्रेसर पर साइकिल। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, हर साइकिल का कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैसे निकालोगे, बाय Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, Q2
अपॉन Q1 माइनस Q2, ये फॉर्मूला रहेगा। दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसको मैं और कैसा लिख सकता हूं बेटा, ऑल्सो बीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन Q1 बाई Q2 माइनस 1, ऐसा लिख सकता हूँ। Q2 को नीचे ले जाऊंगा तो Q1 के भी नीचे रहेगा और Q2 के भी नीचे रहेगा, तो ये जाएगा Q1 बाई Q2 माइनस 1, लिख सकते हैं ऐसा। और बीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन T1 बाई T2 माइनस 1, क्योंकि हमको मालूम है कि T1 बाई T2 इक्वल्स टू Q1 बाई Q2। व्हाट इज T1? टेम्परेचर ऑफ सोर्स। व्हाट इज T2? टेम्परेचर ऑफ सिंक। Q1 हीट रिजेक्टेड टू सोर्स, और Q2 क्या है? हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिंक। और बीटा और ईटा का भी रिलेशन है बेटा, बीटा इक्वल्स टू 1 माइनस ईटा बाई ईटा, ऐसा करके बीटा और ईटा का भी रिलेशन है। बीटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड ईटा इज द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट्स इंजन, ये दोनों में भी रिलेशन है। बीटा इक्वल्स टू 1 माइनस ईटा बाय ईटा, है ना। इसको T2 को ऊपर ले जाएंगे, फिर ये T1 माइनस T2 हो जाएगा, इससे हम इसको निकाल सकते हैं। तो बीटा इज 1 माइनस ईटा बाय ईटा, ये कुछ रिलेशन है। आप मेन इसको ध्यान रखेंगे और इसको ध्यान रखेंगे, ये ध्यान रहेगा तो ये अपने आप हो जाएगा। मेन इसको रखेंगे तो देखो इससे ये आ जाएगा बेटा, और इससे ये आ जाएगा। बीटा इज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। जो बीटा है इट रिप्रेजेंट्स द एफिशिएंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर, है ना। जितना अच्छा बीटा होगा उतनी ज्यादा रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी होगी, उतना अच्छा काम करेगा। तो लिखेंगे बीटा represents the efficiency of a refrigerator. Beta represents the efficiency of a refrigerator. बीटा रिप्रेजेंट करता है किसी भी रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी, है ना। अगर बीटा बढ़ेगा तो एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। बीटा बढ़ेगा रेफ्रिजरेटर का तो उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, ठीक है। बीटा कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकता बेटा, है ना। बीटा क्या है? Q2 बाई W। W कभी भी जीरो नहीं हो सकता, मतलब रेफ्रिजरेटर बिना एक्सटर्नल एजेंट के वर्क की काम नहीं कर सकता, तो W कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इसलिए बीटा इनफाइनाइट नहीं हो सकता, है ना। इसको ध्यान रखेंगे। अच्छा, बीटा क्या हो रहा है देखिए, Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, ये है बीटा। Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। Q1 माइनस Q2 क्या है? हीट का डिफरेंस है, हीट का डिफरेंस है। किसका किसका डिफरेंस है? हीट का। या फिर इसी को क्या लिख सकता हूँ, T2 अपॉन T1 माइनस T2 लिख सकता हूँ इसको, T2 अपॉन T1 माइनस T2। तो हीट का डिफरेंस बोलो या टेम्परेचर का डिफरेंस है। ये टेम्परेचर किसका है बेटा? एनवायरनमेंट या सोर्स का। और ये टेम्परेचर किसका है? सिंक का, ठीक है। ये टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा तो बीटा कम होगा, ये टेम्परेचर डिफरेंस जितना कम होगा उतना अच्छा बीटा होगा। तो जो टेम्परेचर डिफरेंस है बिटवीन सोर्स एंड सिंक। अच्छा, यहाँ पर एक चीज बताऊंगा कि सिंक कौन है बेटा? फूड स्टफ्स। जो ठंडा है वो सिंक रहेगा, क्योंकि हीट हमको फूड स्टफ से निकालना है। तो जो सिंक है वो कौन है? फूड स्टफ। और सोर्स कौन है? हीट रिजेक्ट कहाँ हो रहा है? सराउंडिंग में। तो T1 तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। T1 इज टेम्परेचर ऑफ सोर्स, दैट इज सराउंडिंग, और ये क्या रहेगा? कांस्टेंट। लेकिन T2 जो है ये कम होते जाएगा। टेम्परेचर ऑफ सिंक, टेम्परेचर ऑफ सिंक, सिंक मतलब फूड स्टफ, जो खाने के सामान है वो कीप्स ऑन डिक्रीजिंग।
क्यों? क्योंकि खाना ठंडा होते जाएगा, फ्रीज में ठंडा, टेम्परेचर और कम होते जा रहा है, तो T2 जो है ये डिक्रीज होते जाएगा, T1 इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है, जैसे जैसे रेफ्रिजरेटर वर्किंग करेगा, फंक्शन करेगा, ये जो डिफरेंस है ये बढ़ते जाएगा। क्यों? T2 और कम होते जाएगा। अब T1 माइनस T2, ये जो डिफरेंस है बढ़ते जाएगा, तो बीटा कम होगा, मतलब रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी कम होगी। इसीलिए वापस से रेफ्रिजरेटर है ना, रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी कम ना हो उसके लिए डीफ्रॉस्टिंग करते हैं बेटा, है ना। पूरा आइस वाइस जम जाता है, टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, तो बोलते हैं ना आइस को निकालना है। डीफ्रॉस्ट क्यों करते हैं? ताकि अंदर का टेम्परेचर फिर से थोड़ा बढ़ जाए, ताकि ये जो डिफरेंस है ये क्या हो जाए, कम हो जाए। अगर ये डिफरेंस कम होगा तो बीटा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और रेफ्रिजरेटर फिर एफिशिएंटली क्या करेगा, वर्क करेगा। तो ये आप लोग लिख लीजिए ये दोनों। T1 इज द टेम्परेचर ऑफ सोर्स, सोर्स किसको बोलते हैं, सराउंडिंग को, जो कांस्टेंट है। T2 इज द टेम्परेचर ऑफ सिंक, सिंक किसको, कौन है रेफ्रिजरेटर में, फूड स्टफ। लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इसमें लिखेंगे बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T1 माइनस T2। बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T1 माइनस T2। बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T1 माइनस T2। अब लिखेंगे as the refrigerator works, T2 decreases due to formation of too much ice. T2 decreases due to formation of too much ice, and T1 remains constant. T1 remains constant. Full stop. This decreases the value of beta. This decreases the value of बीटा। इससे बीटा की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। defrosting increases T2 and hence improves the coefficient of performance. डीफ्रॉस्टिंग से अंदर का टेम्परेचर फिर से नॉर्मल हो जाता है, बढ़ जाता है थोड़ा सा, और ये टेम्परेचर डिफरेंस कम हो जाता है, बीटा बढ़ जाता है, और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, जिससे रेफ्रिजरेटर जो है फिर से एफिशिएंटली वर्क करता है।